कार मुंबई के गिरगांव चौपाटी से मैं सुहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत महाराष्ट्र के ही खबर के साथ करेंगे। रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आज पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकारों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही साथ पीड़ित के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए। रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के विरोध में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पत्रकार सड़कों पर नजर आए। मुंबई में काले बैज लगाकर पत्रकारों ने मंत्रालय के पास मौजूद महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसमें जो शशिकांत वारिशे हैं उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है अंबेडकर, उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके ऊपर पुराने मामले भी दर्ज हैं और जिस तरीके से ये हत्या हुई है 302 का मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत विशेष सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं हम लोग। शनिवार के दिन रत्नागिरी के पत्रकार आरोपी पंढरीनाथ अंबेडकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रैली भी निकालने वाले हैं। रत्नागिरी के राजापुर इलाके में बनाए जाने वाली रिफाइनरी के खिलाफ खबर छापने को भी शशिकांत वारिशे की हत्या की एक वजह माना जा रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनों के जरिए राज्य में पत्रकारों की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। इनकी जो हत्या हुई, तो हत्या की वजह ये थी कि वो रिफाइनरी का विरोध कर रहा था, रिफाइनरी के खिलाफ वो लिख रहा था, इसके लिए उसकी हत्या हुई। तो इस तरीके से जब किसी इंटरेस्ट को छूते हैं पत्रकार, जो सही मायने में पत्रकार का काम है, पत्रकार का काम यह है कि उसको अपोजिशन पार्टी की भूमिका अदा करनी चाहिए और वो ये भूमिका अदा कर रहा था, इसके लिए उसको मारा गया। और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि इम्प्यूनिटी का माहौल है कि हम पत्रकारों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हिंसा के मामले चिंताजनक हैं। देश में एक साल में औसतन 6 पत्रकारों की हत्या हो रही है, जिसके बाद अब पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुंबई से अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुंबई से शिरडी जा रहे वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की। 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुंबई आए। पहले मेट्रो और अब वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत की सौगात दी, एक मुंबई से सोलापुर और दूसरी मुंबई से शिरडी। इस अवसर को ट्रेन में बैठे यात्री और बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े नागरिक सभी अपने मोबाइल में कैद करने में आतुर दिखे। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के पहले प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन में बैठे स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पूरी तरह से देश में बनी स्वदेशी तकनीकी, वातानुकूलित, आरामदायक सीट, बड़े शीशे और आकर्षक लुक के साथ तेज गति से दौड़ने वाली ये ट्रेन लोगों को खूब भा रही है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का भारतीय रेल में क्रांति आ सकती है। इतनी साफ सफाई, इतने आरामदायक कोच और इस तरह की जो सुविधाएं और गति, सबसे बड़ी बात तो कि जो 6 घंटे 8 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा होगा, तो काफी कुछ समय बचेगा, ईंधन बचेगा और भारत एक विकास की दृष्टि में आगे बढ़ रहा है। बहुत कम समय में और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये इसकी स्पीड जो है वो सब कुछ एक अनूठा है और ये जो है बहुत अच्छा सौगात है मुंबई वालों के लिए। अगर आप आगे देखेंगे तो कंपार्टमेंट में जैसे विस्टाडोम जैसा सीट्स भी दिया है, सो एक होल एक्सपीरियंस गेट्स मल्टीप्लाइज। सो पहले जैसे ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे और आज से अभी या आगे अगले 10 साल में जाएंगे, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है हर एक इंडियन के लिए। एंड इट मेक्स मोर प्राउड मोमेंट दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड इन इंडिया बाय इंडियंस एंड वी आर यूजिंग इट। मुंबई से शिरडी और मुंबई से सोलापुर दोनों ही रूट पर घाट पड़ते हैं, जहां चढ़ाई पर बाकी सभी ट्रेनों में अलग से इंजन लगाना पड़ता है। लेकिन इस वंदे भारत की खासियत है कि इसे अलग से किसी इंजन की जरूरत नहीं है। हमें अब ऐसा नहीं लगता कि हम जो है दुनिया से पिछड़े हुए हैं। स्पीड हमें अभी हाई स्पीड में और जाना है, लेकिन पहला कदम जो है ये कि 160 की ट्रेन जो है हमारे देश में चल रही है,
ये एक तरह से गर्व की बात है। देश में रेलवे का जाल तो पहले से फैला है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए अब कनेक्टिविटी को और बल मिल रहा है। दोनों ही ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव और चेयर कार क्लास हैं। मुंबई से शिरडी चेयर कार का किराया 800 रुपए, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1630 रुपए है। वहीं सोलापुर से मुंबई चेयर कार का किराया 965 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1970 रुपए के करीब है। भोजन के पैसे अलग से देने होंगे। लग्जरी जो सुविधाएं उन्होंने जो दी है वो बहुत अच्छी है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत कुछ है, बट यहाँ का जो उन्होंने जो रेट लगाया वो थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि आम आदमी को थोड़ा सा रहमत मिले। क्योंकि 800 रुपया बोलो बहुत होता है, क्योंकि आज अगर अब वोल्वो बस से भी जाए तो 500 रुपए में भी सीढ़ी आदमी चला जाता है। तो ये थोड़ा सा रेलवे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। तो टिकट के लिहाज से तो थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ी महंगी है, आम आदमियों की पहुंच से थोड़ी सी बाहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद उनका अपना सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी हवाई जहाज से सफर कर सके। तो कम से कम हवाई चप्पल पहले वंदे भारत ट्रेन से भी तो सफर कर सके। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। त्रिपुरा में एक दूसरे की कट्टर विरोधी माने जाने वाली कांग्रेस और वामपंथी बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम के बीच में इस तरह का गठबंधन हुआ था, लेकिन वो गठबंधन नाकामयाब रहा। अगर त्रिपुरा के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस और वामपंथी के बीच हिंसा का इतिहास रहा है। ऐसे में इनकी दोस्ती कितनी मजबूत होती है ये देखना अहम होगा, और इसलिए हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी एक ऐसे ही रैली में पहुंचे ये देखने के लिए कि जमीन पर ये गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है। त्रिपुरा में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुदीप रॉय बर्मन का प्रचार एक अनूठे तरीके से हो रहा है। 56 साल के सुदीप रॉय बर्मन अगरतला की सीट 1998 से जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके प्रचार में सीपीएम के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बरसों तक एक दूसरे से लड़ने के बाद कांग्रेस और सीपीएम इस बार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य पर दशकों तक राज करने के बाद वामपंथियों को 2018 में बीजेपी ने हराया था। इस बार वो 47 सीटें लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार 13 सीटों पर खड़े हैं। त्रिपुरा के चुनाव में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो खटास थी, जो दुश्मनी थी, वो घटता दिख रहा है। मगर क्या जमीन में कांग्रेस और वाम मोर्चा के समर्थक एक दूसरे को सहायता कर पाएंगे? क्योंकि त्रिपुरा में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक जो इतिहास है, उस इतिहास में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस भी हुआ करता था, और अगर ये कर पाते हैं तभी वो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को त्रिपुरा के चुनाव में टक्कर देने के जगह में पहुंच पाएंगे। नहीं तो बंगाल की तरह त्रिपुरा में भी वाम मोर्चा और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है वो फीका पड़ सकता है। The state of Tripura, both arch rivals. बीजेपी के राज में त्रिपुरा में लगातार सियासी हिंसा हो रही है, इसलिए कट्टर विरोधी वामपंथी और कांग्रेस लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक साथ आए हैं। कांग्रेस और सीपीएम के छोटे छोटे कार्यकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। Ensuring the defeat of the BJP from the state of Tripura. वामपंथियों और कांग्रेस त्रिपुरा में पहली बार साझा प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में भी दोनों के बीच गठबंधन था, लेकिन जमीन पर एक साथ प्रचार करते दोनों दल नजर नहीं आए थे और चुनावों में उनका सफाया भी हो गया था। हमने सीटों का बंटवारा इसलिए किया है क्योंकि लोग यही चाहते थे। हम कमजोर नहीं हैं, बस लोगों की इच्छाओं का पालन कर रहे हैं। बंगाल में हम नाकाम नहीं हुए हैं, हमने बीजेपी को रोक लिया है। उस समय मजबूत कम्युनिस्ट थी, आज मजबूर कम्युनिस्ट के साथ कर रहे हैं। उसने इलेक्शंस के पहले प्रमाणित कर दिया, मैसेज दे दिया खुद ही। 60 सीट में वो लड़ नहीं पाया, 47 सीट में ही अपना कैंडिडेट दे पाया। जो कार्यकर्ता 5 साल पहले तक कट्टर विरोधी थे, अब अपने नए दुश्मन बीजेपी का सामना करने के लिए एक साथ प्रचार कर रहे हैं। हमारे स्टेट का आम आदमी का जीना अभी हराम हो गया, तो इसलिए हम लोग हमारे स्टेट के लोगों को बचाने के लिए एक साथ हुए हैं। ये दोस्ती हमारा आगे भी चलेगा। त्रिपुरा से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यूपी में शुक्रवार से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत की गई है। लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया, तो वहीं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस समिट में 29,92,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट को देखिए। 40 देशों के 400 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स तरह से निवेश। यूपी में कई देशों के बराबर की क्षमता है। ये बात शुक्रवार को यूपी सरकार की इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रही। साथ ही रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश में निवेश के लिए 18,643 MOU साइन हुए, जिसमें प्रदेश में 29,92,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला है। इससे 92,50,000 से अधिक रोजगार पैदा होगा। इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर देश के बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। इस इन्वेस्टर समिट के लिए योगी आदित्यनाथ देश भर में घूमे और इनके मंत्री विदेशों के भी चक्कर लगाया। उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद जो MOU कागज पे हुए हैं वो जमीन पर भी आएंगे और यूपी में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एक सभी में नया उत्साह, नया जोश। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान न केवल ड्रग्स बल्कि हथियार भी भेज रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स के जरिए 4 गुना ज्यादा हथियार भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन्स के साथ साथ कई बार इन हथियारों में भी चीनी मार्किंग देखे गए हैं। इस तरह के ड्रोन पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर के इलाकों में आजकल अक्सर देखे जा रहे हैं। फोरेंसिक्स की जांच में इन पर चीनी मार्किंग्स मिल रही हैं। इसकी मार्फत आए हुए हथियारों पर भी। ताजा मामला भी फिरोजपुर के इलाके का है। BSF के मुताबिक इस बार पाकिस्तान के पैकेट में 3 किलो हेरोइन, 1 चीन निर्मित पिस्तौल, 4 कारतूस और 1 मैगजीन बरामद हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 23 बार पाकिस्तान की सरहद से ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल हुए और केस लोड यानी हथियार, बारूद और ड्रग्स भी साथ लाए। क्योंकि BSF ने इनको मार गिराया, इनमें लगे हुए चिप की फोरेंसिक जांच से कई अहम जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों को मिली, जैसे वो किस रास्ते आए और उन्होंने कहां से उड़ान भरी। इसका जिक्र बीते साल दिसंबर में BSF के पूर्व DGP ने NDTV के साथ किया था। में ड्रग्स आ रहे हैं और कई बार हथियार भी आते हैं। और जो चिप, जैसे आपने इनबिल्ट चिप के बारे में बताया था। हाँ, चिप जैसे कि आपके टेलीफोन में, कैमरा में, सब जगह चिप होती है। इन ड्रोन्स में भी ऐसा पाया गया है कि चिप्स होती हैं और यदि इन चिप्स की एनालिसिस की जाए तो मेरे ख्याल से इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है और जिसके बेसिस पे हम केसेस को आगे डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 323 बार ड्रोन भारत पाकिस्तान सीमा पर देखे गए, 267 बार पंजाब के सरहदी इलाकों के आसपास, 25 बार जम्मू के इलाकों के ऊपर, 23 बार राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों के ऊपर और 6 बार गुजरात और 4 बार कश्मीर के आसपास मिले। गृह मंत्रालय ने इस पैटर्न को देखते हुए कई एंटी ड्रोन सिस्टम सरहदी इलाकों में लगाए हैं और बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को ज्यादा सचेत रहने को भी कहा है।
आज 10 फरवरी 2023 है। अभी तक लगभग 40 ड्रोन्स जो हैं वो भारत की सीमा के ऊपर देखे जा चुके हैं, यानी औसतन हर रोज एक ड्रोन देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा ड्रोन्स यानी 50% से ज्यादा पंजाब की सरहद के ऊपर देखे गए हैं। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान, गुजरात और जम्मू का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे देखते हुए सरहदी इलाकों पे अलर्ट भी घोषित किया हुआ है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। क्यों है ये बड़ी बात, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं। कैसे इसे बड़ी चीज माना जा रहा है, नजीर मसूदी के इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के इन पहाड़ों में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की इस खोज के बाद भारत जो इन खनिजों के आयात पर निर्भर था, उसे इलेक्ट्रिक वाहनों और मेडिकल क्षेत्र के साजो सामान के लिए मानव वरदान मिल गया है। सलाल में कम से कम 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खोज है और ये जगह जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप दी गई है ताकि खनिज निकालने के लिए इसकी नीलामी की जा सके। लिथियम एक आई वुड से कि एक ऐसा रिसोर्स है, क्रिटिकल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। पहली बात तो ये है, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है पूरे विश्व में। तो अब हम एक प्राइड के साथ कह सकते हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम कॉन्स्टेंटली स्टडीज करवा रहे थे, तो G3 लेवल की स्टडी अभी आई है जिसमें अबंडेंट क्वालिटी ऑफ लिथियम की होने की हमें अवेलेबिलिटी मिली है रियासी के सलाल एरिया में। फिलहाल भारत के पास लिथियम को निकालने और उसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है जब ये खनिज भारत में मिला है। 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम जो है रिजर्व्स की अवेलेबिलिटी है इस बॉक्साइट कंपोजिट में। इस देश में अगर मिलना, एक्सट्रैक्शन होना और मिलना वाकई हमारे लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई पावर बैटरीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरों के अलावा लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर्स के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। दुनिया में लिथियम के आधे भंडार दक्षिण अमेरिका के 3 देशों अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में है। जम्मू कश्मीर ने अब भारत को भी दुनिया की बड़ी लिथियम खानों की कतार में ला खड़ा किया है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी को एक और सम्मान मिला है। एनडीटीवी के पत्रकार और मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला को आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022 प्रदान किया गया। I now request Mr. Saurabh Shukla to receive the award. सौरभ शुक्ला को यह पुरस्कार हरिद्वार में हेट स्पीच को लेकर की गई रिपोर्ट के लिए मिला है। शपथ लेते हैं। 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में कई साधु संतों की बैठक में देश के संवैधानिक मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ लगातार भाषण हुए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही गई। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रबोधानंद की एक तस्वीर है जिसमें वो पुष्कर धामी, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ है। उस तस्वीर में पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी एक बानगी स्वामी प्रबोधानंद गिरी के भाषण का ये हिस्सा है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह
यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नफरत से भरे इन भाषणों की निंदा कई लोगों ने की। इनमें से कई पूर्व रक्षा प्रमुख शामिल हैं। यहां तक कि एक दौर में टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने भी ट्विटर पर इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। डराने वाली बात यह है कि इन भाषणों पर इन लोगों को पछतावा तक नहीं है। उल्टे अब वो संविधान के मूल्यों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं दासना देवी मंदिर की, जहां पर यति नरसिम्हानंद रहता है, जिसने ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। ये आदमी पहले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भी भद्दी टिप्पणी कर चुका है। देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के, सब कुछ अब आप कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? हम भगवाधारी हैं। हम केवल गलत काम से और अधर्म से डरते हैं और अपने ईश्वर से डरते हैं, वो भी तभी जब हम कुछ गलत या अधर्म कर रहे हो। बाकी हम किसी से नहीं डरते और ना हमें डरने की आवश्यकता है। सिर्फ कल्पना करें कि ये सारी बातें किन्हीं दूसरे धर्म वालों ने की होती तो क्या होता। अब संविधान और कानून व्यवस्था की बात करने वालों पर निगाह है कि वो अब कोई कार्रवाई इन पर करते हैं या नहीं, या इन लोगों को अपनी चुप्पी से शह देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। इनके भाषण सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं, कानून को चुनौती दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं है। इनके बयान समाज में माहौल खराब कर सकते हैं और वो भी चुनाव से पहले। क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके कुछ करीबी रिश्ते हैं? क्या इनके जो रिश्ते हैं, यहाँ तक एक तस्वीर में पुष्कर धामी पैर छूते हुए दिख रहे हैं, एक हेट जो स्पीच दी है प्रबोधानंद ने उनके साथ, तो क्या इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनके घनिष्ठ राजनीतिक संबंध है उन लोगों से जो सत्ता चला रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हरिद्वार में सहयोगी अशोक महाले, अदनान और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।